गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 311 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 टेस्ट थे और इसमें भी इंपॉर्टेंट 15 टेस्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मॉर्निंग वाले टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें आईटीबीपी की स्थापना से रिलेटेड एक सवाल था। तो उसमें एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1963 में नहीं बल्कि 1962 में हुई है आईटीबीपी की स्थापना, बस इतना उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये था वो क्वेश्चन। हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 बी है इसका आंसर। ठीक है, 1962 है इसका आंसर, न कि 1963। ठीक है, 1962 में इसकी स्थापना की गई। और यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। और अन्य 7 कौन कौन से थे? ये थे असम राइफल सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सशस्त्र सीमा बल। और सारे के सारे किस मिनिस्ट्री के अंडर हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। रक्षा मंत्रालय लगाकर गलत मत कर देना इसको। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, आरबीआई, होम मिनिस्ट्री। 2.0 कह लो इसको या 2.0 कह लो। ये है चुनाव आयोग इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, आवश्यक आवेदन पत्र, घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज डाउनलोड करने की अनुमति देता है। चुनाव से संबंधित है, सीधे सीधे का प्रश्न बन जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? समाचारों में क्यों रही? क्योंकि ऋण की सीमा जो है तरुण अवस्था के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, सीधे डबल कर दी गई है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। सी है इसका आंसर। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह घोषणा वित्त मंत्री इसकी घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024-25 के केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में की थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था और यह ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या लिखा है ये? यह ऋण जो है वो निम्नलिखित सदस्य संस्थानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से? वो किनके द्वारा, कहाँ से मिलेगा ये ऋण? ये ऋण मिलेगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, ठीक है, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों से और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से। और किन गतिविधियों के लिए ऋण मिलेगा? ऋण का उपयोग निम्न गतिविधियों में किया जा सकता है: विनिर्माण के लिए, व्यापार के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए और कृषि में आय अर्जक गतिविधियों के लिए। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना, जिससे एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 69? इजराइल, इंडोनेशिया, फ्रांस या यमन? इजराइल बना है हाल ही में। तो अब जो एडीबी के सदस्यों की संख्या हो गई है, एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या हो गई है, वो कितनी हो गई है? 69। देखिए, हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना और अब एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 69। एशियाई विकास बैंक के बारे में और जाने तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। किनको? सदस्य देशों को। स्थापना हुई थी इसकी 1966 में और मुख्यालय कहाँ पर इसका? फिलीपींस के मनीला में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किसने प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को अपनाया है?
किसने अपनाया है प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को? द नेचर रिस्टोरेशन लॉ को अपनाया है किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, भारत ने। अमेरिका से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए अब। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते से निकल गया था 2019 में। ट्रंप के राज में फिर से ट्रंप आ गए हैं, तो अमेरिका को तो भूल जाओ। चीन भी नहीं। और सबसे ज़्यादा आने वाले वर्षों में जो है कार्बन एमिशन यही करने वाला है। इसका आंसर है भी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपीय संघ। क्योंकि ट्रंप को करनी है अब जीडीपी ग्रोथ, पर्यावरण को ताक पर रखकर। देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने प्रकृति पुनर्स्थापन कानून द नेचर रिस्टोरेशन लॉ को अपनाया है। वर्तमान में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है और भारत भी अपनी विशाल भौगोलिक एवं पारिस्थितिक विविधता के साथ इसका अपवाद नहीं है। ठीक है, भारत भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% भूमि क्षरण की समस्या से ग्रसित है। 30% हिस्सा भूमि क्षरण की समस्या से ग्रसित है। फलस्वरूप भारत के लिए एक व्यापक प्रकृति पुनर्स्थापन कानून अपनाना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ प्रकृति पुनर्स्थापन कानून एक मॉडल हो सकता है अगर भारत इसको अपना ले तो। यूरोपीय संघ के प्रकृति पुनर्स्थापन कानून के बारे में जाने तो यूरोपीय संघ ने 17 जून 2024 को प्रकृति पुनर्स्थापन कानून को अपनाया और यह संपूर्ण यूरोप में पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। यूरोप के 80% से ज़्यादा पर्यावास उपर्युक्त स्थिति में नहीं है, जिससे जैव विविधता का तीव्र ह्रास हो रहा है। देखिए, यह वर्ष 2030 के लिए यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति एवं यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। तो यूरोपीय यूनियन का नाम याद रखिएगा। प्रकृति पुनर्स्थापन कानून अगर सवाल पूछ ले तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? राज्य को लेकर प्रश्न पूछ सकता है, राज्य के अंदर घुस के पूछ सकता है। उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण होगा। और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस भारत में कब मनाया गया था? वर्ष 2003 में। और वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और सीधे 24 में कुछ नहीं हुआ, 18वां हो रहा है 25 में भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विकलांग लोगों या दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी और इस पहल का उद्देश्य क्या है? विकलांग लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के अन्वेषण की घोषणा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, जिस कारण ये न्यूज़ में है? 1924 को याद कर लो तो 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के अन्वेषण की घोषणा के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में जाने तो 100 वर्ष पहले 20 सितंबर 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक निदेशक जॉन मार्शल के प्रकाशित एक लेख में सिंधु घाटी सभ्यता की के खोज के अन्वेषण की खोज की घोषणा की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के तहत पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर इस कांस्य युगीन कांसा यानी तांबा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वर्तमान में हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ए है इसका आंसर। देखिए, प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है और वैज्ञानिक नाम क्या है हिम तेंदुए का? पैंथेरा अंसिया।
हिम तेंदुआ कहाँ मिलेगा आपको? भारत में, नेपाल में, भूटान में, चीन में, मंगोलिया में, रूस में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में पाया जाता है। भारत में हिम तेंदुआ आपको मिलेगा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। भारत के लद्दाख में स्थित है एक हेमिस नेशनल पार्क, जिसको विश्व की हिम तेंदुआ राजधानी के रूप में जाना जाता है। हिम तेंदुए की संरक्षण स्थिति को देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में वुलनरेबल है ये, और साइट्स में परिशिष्ट 1 में शामिल है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में शामिल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ष 2025 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम से किन खेलों को बाहर कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे 2026 के? ग्लासगो में होंगे। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन खेलों को बाहर कर दिया गया है? केवल 10 खेल की श्रृंखला ये होगी, केवल 10 खेल ही हैं इसमें। जूडो, बाउल्स, बास्केटबॉल हैं इसमें, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग है इसमें, टेबल टेनिस, कुश्ती नहीं है इसमें, ट्रैक साइकिलिंग है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट इनको बाहर कर दिया गया है, ये नहीं होंगे। देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें केवल 10 इवेंट ही होंगे। इन 10 इवेंट में शामिल है क्या क्या? मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में भी हमने बात की थी। एथलेटिक्स होगा, स्विमिंग होगा, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होगा, ट्रैक साइकिलिंग होगा, नेटबॉल होगा, वेट लिफ्टिंग होगी, बॉक्सिंग होगा, जूडो होगा, बाउल्स होगा, बास्केटबॉल होगा। जो नहीं होगा तो क्या क्या, जिन खेलों को बाहर कर दिया गया है? बैडमिंटन एक जाना माना खेल है, बाहर है। शूटिंग बाहर है, क्रिकेट बाहर है, हॉकी बाहर है, स्क्वैश बाहर है, टेबल टेनिस बाहर, कुश्ती बाहर, टायथलन बाहर और आर्चरी भी बाहर है। केवल 10 इवेंट ही होंगे। ठीक है, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन क्या हो सकता है? वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा, ये है इसका आंसर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जो कि अक्टूबर 2024 में वितरित किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। शीर्ष राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? ओडिशा। ठीक है, डी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए गए थे। तो 18 में शुरू किए गए, 2024 में 5वें। ठीक है, जो कि 23वें थे, 24 में प्रदान किए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है ये वाली तालिका। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत भी याद रखिएगा, पुल्लमपारा, तिरुवनंतपुरम केरल की। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सूरत गुजरात का। सर्वश्रेष्ठ स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीकर राजस्थान का। ये चारों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा प्रश्न यहाँ से और बच जाए तो नीचे से भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मिस्र को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और डेंगू एंडीज के काटने से होता है। वो अलग से GS में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 5वां अफ्रीकी देश है। यह किसकी बात हो रही है? यह का मतलब क्या है यहाँ पर? इजिप्ट। ठीक है, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश काला आजार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश काला आजार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। काला आजार के बारे में अगर जाने
तो काला अजार को विसरल लीशमैनियासिस भी कहा जाता है। काला अजार शब्द को भारत में 19वीं सदी के अंत में गढ़ा गया था, जिसका अर्थ है काला रंग, काला रोग। ठीक है, क्या अर्थ है जिसका? काला रोग। और इस संक्रमण के दौरान त्वचा का रंग भूरा या काला और मलिन हो जाता है। मलिन का पर्यायवाची है गंदा। अच्छा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके कारक कौन है, प्रभावित अंग कौन सा है इसका, संचरण कैसे होता है इसका। तो कारक है इसका यह है लीशमैनिया जीनस वंश का हिस्सा प्रोटोजोआ परजीवी लीशमैनिया डोनावानी के कारण होता है। और प्रभावित अंग है स्प्लीन यानी प्लीहा, यकृत यानी लिवर, और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। संक्रमण होता है इसका संक्रमित मादा सैंड फ्लाई से या सैंड मक्खी के काटने से इसका संचरण होता है, जो इसकी वाहक है। ये एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी में बहुत पूछा गया कि काला आजार का कारक कौन है, तो लीशमैनिया डोनावानी, और संचरण कौन करता है, सैंड फ्लाई करती है, फीमेल सैंड फ्लाई, मादा सैंड मक्खी जो इसकी वाहक है। जो साइंस का उसमें पोर्शन आता है जीएस में, बहुत पूछते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई? भारत में नहीं हुई है तो नई दिल्ली को हटा दीजिए। चीन बीजिंग में नहीं हुई है, काठमांडू में भी नहीं हुई है, इस्लामाबाद में हुई है। सी है इसका आंसर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। देखिए, 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सहित अन्य सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघाई सहयोग संगठन के बारे में देखें तो क्या है ये? एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी चीन के संघाई में 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। उद्देश्य क्या है? यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन को मजबूत बनाना। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे इसके? यहाँ हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। किसी निर्माणाधीन परियोजना पर पहली बार ऐसा हुआ कि आतंकवादी हमला किया गया है भारत की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाल ही में निर्माणाधीन जेड मोड़ सुरंग पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। यह सुरंग परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। ये बनाई जा रही है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर जेड मोड़ सुरंग में संलग्न श्रमिकों पर आतंकवादी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में किसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर यह पहला आतंकवादी हमला है। जेड मोड़ सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है। जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे वर्ष सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराना है, यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी जैसे देती है अटल टनल, वैसे ही ये है। तो जेड मोर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का नाम याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में चर्चा में रहा NNC 2215 क्या है? चंद्रमा पर खोजा गया बर्फ का पहाड़, ट्रोजन क्षुद्रग्रह, मधुमेह के उपचार के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन, या इसरो द्वारा विकसित भारत का नया एंटी सैटेलाइट सिस्टम। कैपिटल NNC 2215 ना ये कोई एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, ना चंद्रमा पर खोजा गया बर्फ का पहाड़ है, ना कोई ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। ये तो है एक स्मार्ट इंसुलिन, मधुमेह के उपचार के लिए, डायबिटीज के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन है। ये बी है इसका आंसर। देखिए, वैज्ञानिकों ने मधुमेह के उपचार के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। इसका नाम क्या है? NNC 2215। यह व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215 का विकास ब्रिटोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेनमार्क, UK और चेक गणराज्य की कंपनियों के साथ मिलकर किया है। तो यह है एक स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215।
तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप सभी टेस्ट का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं 499 में। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इन प्रश्नों से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए।